हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम एसिड बेस एंड साल्ट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ा था। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, उसके यूज, प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम स्टडी करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फार्मूला इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको हम H2O, और इसका केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका केमिकल फार्मूला होता है और ये केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? इसको प्रिपेयर किया जाता है जिप्सम से। हम क्या करते हैं, जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं और हीट करने के बाद जो है हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्राप्त होता है। इसमें देखिए जिप्सम जो है, जिप्सम होता है हमारा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो है ये हमारा जिप्सम है। इसको बोलेंगे जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको जैसे ही आप हीट करोगे 373 केल्विन के ऊपर आप हीट करते हो तो ये लॉस कर देता है अपना 1.5 जो है वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देगा। तो ये बनेगा आपका जिप्सम, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे ही आपने जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन के ऊपर, तो ये कन्वर्ट हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और जो 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इसके रिलीज हो जाते हैं। इस तरीके से हम इसको जो है इस कैल्शियम सल्फेट है मतलब जो है H2O CaSO4 H2O के रूप में ही लिखते हैं, क्योंकि 2 यूनिट ऑफ द कैल्शियम सल्फेट साल्ट्स हैव 1 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। 2 जो यूनिट है कैल्शियम सल्फेट की, ये 1 वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर लेगी। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टीज क्या है? ये एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी रखता है सेटिंग विद वाटर, यानी कि सेटिंग विद वाटर के साथ जो है ये सेटिंग करता है। एक्चुअल में जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर वाटर, एक एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर वाटर ऐड किया जाता है तो ये जो है वापस कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम के अंदर, दोबारा से जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और अब देखिए इसमें किस तरीके से होता है। इसमें आपने है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके अंदर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किया आपने तो ये फिर से जिप्सम के अंदर यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है 5 to 10 मिनट्स में होती है। 5 to 10 मिनट्स में ये जो है एक हार्ड मास जो है वो कन्वर्ट कर लेता है, हार्ड मास के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। दूसरा इसका जो नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? क्योंकि इसे सबसे पहले फ्रांस के अंदर पेरिस के नज़दीक जो है जिप्सम से प्रिपेयर किया गया था। जिप्सम को हीट करके इसे कन्वर्ट किया गया था, इसलिए इसके नाम पे जो है इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूजेस देखते हैं, यूजेस देखिए। इसका जो यूज है, जो टूटी हुई हड्डियां हैं उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। इन केस ऑफ द बोन फ्रैक्चर के केस में किया जाता है। बोन फ्रैक्चर, जब हड्डी टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा होगा कई बार जैसे हाथ वगैरह टूट जाता है, पैर टूट जाता है, कहीं से हड्डी टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर कैसे करेंगे?
इसके अंदर जैसे पट्टी लपेटते हैं उसके ऊपर हम चूना लगाते हैं। चूना मतलब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं और उसको वाटर में भिगो करके उस पट्टी को डालते हैं। तो आपको पता है जैसे ही एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर वाटर इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो एक हार्ड मास बन जाएगा जिसे हम जिप्सम बोलते हैं, और ये सेट कर देता है उस बोन को, जिसके कारण हमारा जो बोन फ्रैक्चर है वो ठीक हो जाता है। दूसरा जो यूज है हम टॉयज के अंदर करते हैं, जो डेकोरेटिव चीजें हैं, डेकोरेटिव जो टॉयज वगैरह हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। किसके अंदर करते हैं हम? डेकोरेटिव के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो डेकोरेटिव जैसे टॉयज हैं, स्टैचूज हैं, वो सब बनाने में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। और जो फायर प्रूफ जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे टॉयज में मैंने आपको बताया, टॉयज में, स्टैचूज में इनका इस्तेमाल किया जाता है। टॉयज हैं, स्टैचूज हैं। दूसरा जो मतलब एक तरह से फायर प्रूफिंग जो बिल्डिंग है, फायर प्रूफिंग बिल्डिंग बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इनका यूज किया जाता है, ये सब इनमें यूज होता है। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो स्टोर किया जाता है मॉइस्चर प्रूफ जो कंटेनर के अंदर इसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि ये जो है इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर लेगा और जिसके कारण एक हार्ड मास जिप्सम जो है वो फॉर्म कर लेगा और जिसके कारण ये यूजलेस हो जाता है। तो इसको हमेशा जो है स्टोर किया जाता है वाटर प्रूफिंग कंटेनर के अंदर। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगला जो टॉपिक है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड साल्ट जिसको हम बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट से इसको हम बोल देते हैं, ये क्रिस्टल मतलब जो है क्रिस्टलाइन साल्ट मॉलिक्यूल दैट इज लूजली अटैच्ड टू सर्टेन वाटर मॉलिक्यूल्स, सर्टेन नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसे क्या बोलेंगे हम? हाइड्रेटेड साल्ट बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हाइड्रेटेड साल्ट बोलेंगे। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इनकॉर्पोरेट करता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं, इस तरह के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक तरह से क्या है, लूजली अटैच जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सम साल्ट्स के साथ अटैच होते हैं, जिसे हम हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं, और ये जो एक क्रिस्टल की शेप ले लेते हैं इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एवरी जो हाइड्रेटेड साल्ट है उसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल मैं ले रही हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका है ब्लू विट्रोल। कुछ एग्जांपल मैं अभी आपके सामने रखी हूँ। ब्लू विट्रोल, ब्लू विट्रोल होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ब्लू विट्रोल। ग्रीन विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट। तीसरा अभी जैसे हमने लिया है जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आप ले सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी अभी फार्मूला हमने लिया था, क्या था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल इसमें। इसके अलावा जो एग्जांपल हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा फार्मूला क्या होगा? Na2CO3 10H2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बोरेक्स, बोरेक्स, जो बोरेक्स है उसमें क्या होगा फार्मूला? सोडियम मतलब इसको हम बोल देंगे सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम बोरेट डेकाहाइड्रेट। Na2B4O7 डेकाहाइड्रेट है, तो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा जो है इपोसम, इपोसम साल्ट्स, ये क्या होगा? मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये कुछ एग्जांपल्स थे। जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इनमें एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द साल्ट का। इस तरह की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है
उसके अंदर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि इसके साथ में अटैच होते हैं। इस कारण से वेट नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है, वेट नहीं होते। रीजन क्या है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो फ्री नहीं होते, इनके साथ में अटैच होते हैं। दूसरा है एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। अगला जो टॉपिक है एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। एक्शन ऑफ हीट on hydrated salt. Action of heat on hydrated salt. एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड साल्ट में क्या है, जब भी हम हाइड्रेटेड साल्ट को हीट करेंगे तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करके जो है एनहाइड्रस कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके कारण इनका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, हमने जैसे एक टेस्ट ट्यूब जो है वो ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपका 5 हाइड्रेट यानी कि ब्लू विट्रोल, आपने लिया है ब्लू विट्रोल। इसका जो कलर है ब्लू विट्रोल का, इसका कलर होता है ब्लू कलर। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, आपने इसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एस्केप हो जाते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब इसके अंदर जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इसके अंदर बच जाएगा, जिसका कलर, अब इसका जो कलर था मैंने आपको बताया, इसका कलर कैसा बताया था मैंने, ब्लू कलर बताया था। कॉपर सल्फेट इसका जो कलर था ब्लू था, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर हो जाएगा। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये लॉस कर देगा। वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस करने के कारण इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह के दूसरे भी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनहाइड्रस कंडीशन में कन्वर्ट किया जाता है। और जैसे हम हीट करते हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब अपने जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनको लॉस कर देता है। जैसे हमने जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन पे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कन्वर्ट हो गया, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इसका एस्केप हो गया। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स हैं हमारी, इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में। सबसे पहली टर्म है हाइग्रोस्कोपी। पहली जो टर्म है वो कौन सी है, हाइग्रोस्कोपी। हाइग्रोस्कोपी क्या होती है टर्म हाइग्रोस्कोपी? हाइग्रोस्कोपी टर्म दो सब्सटेंस विच ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। वो सब्सटेंस जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि वो सब्सटेंस जो ऑब्जर्व करते हैं मॉइस्चर को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपी। कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा जो एग्जांपल है जैसे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड CaCl। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है ये। क्या बताया मैंने, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाइग्रोस्कोपिक कौन से होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस दो सब्सटेंस विच ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, उन्हें बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द हाइग्रोस्कोपिक। एंड द एग्जांपल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अब सेकंड टर्म हम देखते हैं डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस क्या होता है, हमारी सेकंड टर्म है डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस क्या होता है, दो सब्सटेंस विच ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड अल्टीमेटली डिजॉल्व इन द ऑब्जर्व्ड वाटर टू फॉर्म ए साल्ट, टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड द डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। क्या बताया है, दो सब्सटेंस विच ऑब्जर्व द मॉइस्चर, वो सब्सटेंस जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, लेकिन अल्टीमेटली जो है उनके अंदर डिजोल्व हो जाता है और एक सोल्यूशन बना लेते हैं, उसे हम बोलते हैं डेलिक्वेसेंस। इन सब्सटेंस को डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस और इस प्रॉपर्टी को डेलिक्वेसेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और KOH। वॉशिंग सोडा भी इसी में आ जाता है लगभग, लेकिन इसमें मेन ये आ जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। हमारी जो अगली टर्म है वो है इफ्लोरोसेंस।
इफ्लोरोसेंस क्या होती है, इसमें सर्टेन जो हाइड्रेटेड जो साल्ट्स हैं, जब भी उन्हें एक्सपोज किया जाता है एटमॉस्फेयर में एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, दे लॉस देयर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देंगे, या तो कम्प्लीटली लॉस कर देंगे, पार्शली लॉस कर देंगे। इस तरह के जो मतलब साल्ट्स हैं उन्हें एफ्लोरोसेंस, जो एफ्लोरोसेंट साल्ट्स बोला जाता है। और इनकी इस प्रॉपर्टी को एफ्लोरोसेंस क्या बताया है कि सर्टेन हाइड्रेटेड साल्ट को जब भी हम जो है एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, दे लॉस देयर वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं एफ्लोरोसेंस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका जो है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को आपने देखा होगा, जो वॉशिंग सोडा को अगर हम एक खुले में छोड़ देते हैं, खुले में रख देते हैं, तो आपने देखा होगा इसके वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक्सपोज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये जो एक हार्ड मास सा ले लेता है, एक तरह से यूजलेस सा हो जाता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाती हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम बोलते हैं एफ्लोरोसेंस सब्सटेंस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपका जो है वॉशिंग सोडे का एग्जांपल लिया है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं एपिसोम साल्ट्स, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, आपका जो है मैग्नीशियम सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, ये जो है एफ्लोरोसेंट साल्ट्स हैं। इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।